ऑल राइट, आज हमारे साथ अन्नू है जो आईआईटी बॉम्बे से अपना एमटेक कर रहे हैं। उनकी अपनी एक गेट एग्ज़ाम की जर्नी है, वो हम इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारे रीज़न्स होते हैं हमारे पास, हम प्रिपरेशन छोड़ के जाना चाहते हैं, तो वो अपनी डिफ़िकल्टीज आपके साथ शेयर करेंगे और आपको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू। तो अन्नू, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ हमारे इस चैनल में। और मुझे बताओ कि आपने गेट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कब स्टार्ट किया था और आप क्या प्रॉब्लम्स वहाँ पे फेस कर रहे थे? हाँ, तो मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगी मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। यस, आपने जैसे बोला कि एक पॉइंट आता है कि कभी कभी एक सिचुएशन ऐसी आती है, हमें गेट की जर्नी छोड़ के जानी पड़ती है। मेरा भी लाइफ में ऐसा एक सिचुएशन आया था जहाँ पे मतलब मेरे अलावा अगर मुझे लगता है 99% ऑफ द लोग छोड़ के चले जाते हैं। कैसा हुआ था कि मैं जब एस में प्रिपेयर कर रही थी, तो अगस्त के टाइम मतलब जब आपका मीट चल रहा होता है, उसी टाइम पे मैं एस की सीढ़ियों से गिर गई थी। और सीढ़ियों से गिरने के कारण मेरा एल्बो फ्रैक्चर होके ऊपर आ गया था। तो ये ऊपर आ जाने के कारण मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो चुके थे और मुझे जब एडमिट किया गया तो डॉक्टर्स ने बोला कि इनका सर्जरी करना पड़ेगा, प्लेट स्क्रू लगा के टाइट करना पड़ेगा, रॉड्स वगैरह फिक्स करके, और हाथ जो है 1 साल के लिए पैरालाइज रहेगा और आपको मिनिमम 3 मंथ्स का एक बेड रेस्ट चाहिए। मैं हैदराबाद में थी, मैं कोलकाता गई अपने घर और मैंने वहाँ पे जाके सर्जरी करवाई क्योंकि मेरे पेरेंट्स वहाँ पे है। तो सर्जरी करने के 21 डेज बाद वो स्टिच करती है। जिस दिन स्टिच कटी थी उसके 2 दिन बाद मैं हैदराबाद में थी। मेरे सारे रिलेटिव्स बोल रहे थे कि आप नेक्स्ट ईयर भी गेट दे सकते हो, इतना लाइफ के साथ रिस्क क्यों ले रहे हो। मैंने बोला कि मैं पहले जॉब करती थी, तो मैंने जॉब छोड़ के मैंने ये कोचिंग स्टार्ट किया था। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे जाना है, मैं अगर घर पे रहूंगी तो मुझे इतना केयर मिलेगा तो मैं नहीं कर पाऊंगी। और सेल्फ स्टडी मेरे लिए नहीं था क्योंकि मैं 3 साल जॉब करके आई थी। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का भी मुझे नहीं आता था। मैंने अपना जर्नी केसीएल केवीएल से स्टार्ट किया है। मुझे कोचिंग नीडेड थी एकदम से, बिना कोचिंग के मेरे से गेट नहीं निकलता। तो मैंने बोला कि मैं घर पे रह के कुछ नहीं कर पाऊंगी, मुझे जाना ही पड़ेगा। तो मैं स्टिच कटने के 2 दिन बाद मैं इस हैदराबाद में थी। तो वहां पे जाने के बाद मेरा एक हाथ पैरालाइज था, राइट हैंड से सारे काम आपको करने थे, माँ बाप भी आपके साथ नहीं थे। तो उस सिचुएशन में आपको 10 घंटे मिनिमम क्लास करनी है, उसके बाद क्लास ही नहीं करनी है आपको, उसके बाद अपने लिए सेल्फ स्टडी भी करना है। तो मेरा रूटीन काइंड ऑफ ऐसा था कि मैं सुबह 5 बजे उठती थी, फिर मैं खुद से एक हाथ मेरा रॉड्स के कारण फिक्स हो जाता था, मतलब एक ही जगह पे कांस्टेंट हो जाता था, स्टक हो जाता था। तो मुझे क्या करना था, मेरे दोस्तों की हेल्प लेती थी, उसको हाफ एन आवर लगता था ऐसे ऐसे करके स्ट्रेट करने में। तो उसमें मेरे बहुत आंसू निकल जाते थे। फिर वो होने के बाद आपको कितने बजे क्लास होता था तुम्हारा? 6:30 से क्लास होता था। तो आप उठते कब थे? 5 बजे। तो आप 5 से लेके 5:30 इसका हाथ स्ट्रेट करना है, फिर अपने लिए एक हाथ से ही आपको रेडी होना है। आप समझ सकते हो, एक हाथ से बाल कॉम करना, रेडी होना बहुत मतलब डिफिकल्ट होता था। आपको ये एक हाथ से करना पड़ा तब आपको कैसा लग रहा था? मतलब हाँ, तब मुझे तब मैं ये सोच रही थी कि जिनके पास सच में हाथ नहीं होता वो कैसे मैनेज करते हैं, मुझे भी वैसे ही मैनेज करना है। क्योंकि अब वो प्लेटफॉर्म छोड़ के मुझे जाना नहीं है। घर जाने से मुझे सब कुछ मिल सकता था रेडीली, लेकिन मुझे वो करना ही है। अब मुझे हर हाल में एक ही हाथ से क्यों ना हो मैनेज करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि मैं एक ही हाथ से सब कुछ करने लगी। उसके बाद से रेडी होती थी, फिर क्लास गई। तो क्योंकि मैं गिरी थी सीढ़ियों से, तो मुझे मल्टीपल बॉडी पेन्स थे। तो मैं रिंग पिलो पे बैठती थी क्लास में जाके, और उसके बाद तकिए पे ऐसे हाथ रखती थी एक पिलो पे, ताकि आपको 10 घंटे तक नेक में वो झुला के रखना है तो नेक पेन होता था। ऐसे करके पहले मैंने 10 घंटे क्लास किए। फिर मैं खाना खाने के बाद फिर लाइब्रेरी गई। लेकिन यही नहीं था, क्योंकि मेरे बॉडी में इतने पेन होते थे और हाथ में इतने, तो मुझे 3 पेन किलर्स लेने होते थे, जैसे 1000 पावर की। तो इतने आप हाई डोज के मेडिसिन लेते हो, फिर आपको नींद भी आ रही है, आपका बॉडी रेस्ट मांग रहा है, लेकिन आप उसको रेस्ट नहीं दे रहे हो। तो और उसके वजह से आपको इंडाइजेशन हो रहा है, खाना नहीं हजम, क्योंकि आप इतने मेडिसिन ले रहे हो, आपको बॉडी के लिए रेस्ट चाहिए, जो मैं दे नहीं रही थी क्योंकि मुझे वो करना था। तो इतने हर्डल्स के बावजूद भी मैंने नहीं छोड़ा, मैं करती रहती थी। यहाँ तक कि मेरे रूम्स में आके कुछ मेरे फ्रेंड्स लोग बोलते थे कि आप घर चले जाओ, आपको जान थोड़ी ना देनी है गेट के लिए। मैंने बोला मैं एक्सट्रीम पॉइंट तक कोशिश करूंगी, जब बिल्कुल मुझसे नहीं होगा मैं घर चली जाऊंगी। मैं कोशिश करती रही, उसी सिचुएशन में मैं कोशिश करती। रात को ऐसा भी होता था कि आपको बहुत पेन हो रहा है, फिर मैं रोती थी, उठती थी, दवाई खाती थी, फिर सो जाती थी, फिर सुबह उठ के कोचिंग जाती थी। मतलब मैंने अपने दिमाग में कभी भी ये थॉट नहीं आने दिया कि अब मैं घर चली जाती हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है। भले ही मैं रो लेती थी,
1-2 घंटे के लिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं अच्छे काम के लिए आई हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन फिर भी मैंने उस जर्नी को कंटिन्यू रखा एंड तक। और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि ऐसे सिचुएशंस पे लोग तो पैनिक में चले जाते हैं, पर मेरे माइंड में ऐसे पैनिक नहीं आया कि मेरा जो 1 महीने का गैप हुआ उसमें मेरा इतना कोचिंग का छूट गया, अब कैसे मैनेज करना है। तो मैं कैसे करती थी कि जो चल रहा है उसको तो अपीयर करना है, और जो छूट गया है, मैं जहाँ पे कोचिंग थी मेरी एस में, मैंने मैनेजर से बात करके मैं दूसरे क्लासेस में जाने लगी, अल्टरनेट क्लासेस में, ताकि वो भी मेकअप कर पाऊँ। तो वैसे कोई करके भी रीजन रखा नहीं कि वो हाँ, छूट गया है मेरे हाँ, नहीं, एडमिट होने के कारण, तो उसे छोड़ देते हैं नहीं, अगले साल के लिए। हाँ, नहीं, हर मुमकिन कोशिश किया कि कैसे भी मेरा गेट की सिलेबस कंप्लीट हो और मैं उस एंड तक पहुंचूं। तो लास्ट तक मैंने वो पहुंची, और लास्ट में भी भगवान ने मुझे बख्श नहीं दिया। मैं मेरे गेट एग्जाम के 1 दिन पहले भी हाई डोज मेडिसिन के वजह से मुझे उल्टियाँ होती थी, मुझे स्टोमक अपसेट था, लूज मोशन थे। तो इस वजह से मैंने क्या किया, मैंने खाना नहीं खाया 1 दिन पहले, और घर वाले भी मेरे साथ नहीं थे। और मैं जब गेट एग्जाम के लिए गई, अब हैदराबाद में कोचिंग हाँ, के साथ कोचिंग हाँ, यहाँ पे आपने सेंटर डाला था। हाँ, करेक्ट। तो फिर वहाँ पे गई एग्जाम के दिन, तो 1 दिन पहले से पूरा कंप्लीटली स्टोमक में कुछ खाना नहीं था, आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है। फिर भी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे ये था कैसे भी मुझे एग्जाम कंप्लीट करके आनी है। मतलब मुझे पता था कि इस रेस के विनर्स कुछ और लोग होने वाले हैं, लेकिन मुझे रेस कंप्लीट करनी थी। मुझे अपने आप को कमजोर नहीं फील करवाना था कि अब हो गया, अब मुझसे नहीं होना ही है। लास्ट तक जितना भी मुझ में हो सकता है मैं दे के आऊंगी, और मैं दे के आई। और ऐसे मेरा गेट का जर्नी कितना रैंक आया था आपका? उस टाइम पे मेरी रैंक अच्छी नहीं आई थी, 2000 आई थी। फिर मैंने जब नेक्स्ट 2019 के बाद मैंने 20 में जब अटेम्प्ट किया, तब मेरी गेट मतलब आईआईटी की लायक रैंक आ गई, जिसके वजह से मैं यहाँ आज कितना रैंक आया था? 560 रैंक है। 500 भी अच्छा, मेरे हिसाब से 2000 भी अच्छा है, जिस हिसाब से आपका हालत था। हाँ, क्योंकि 2000 भी लाना, बहुत लोग फाइट करके 2000 आते हैं, अच्छा, और आप तो प्रॉपर तरीके से फाइट भी नहीं कर पा रहे थे अपने प्रिपरेशन में। हाँ, तो और कुछ बोलना है? हाँ, तो क्या था कि मैंने 2019 के बाद जब मैं घर चली गई एग्जाम के बाद, तो नेक्स्ट दिन ही में वो मार्क्स आ जाते हैं, रैंक प्रेडिक्टर में रैंक आ जाता है। मैंने देखा कि मेरी रैंक सफिशिएंट नहीं है आईआईटीज के लिए। आप इमेजिन नहीं कीजिएगा, उसके 4 दिन बाद उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि मेरी आईएएस की कोचिंग छूट गई है, मैं वो भी कर लेती हूँ ताकि सब और भी ऑप्शंस रहे। तो मैं उसके 4 दिन बाद मैं दिल्ली में थी। अच्छा। सुल्तानपुर बोल के एक जगह है जहाँ पे एक कोचिंग, सिर्फ जीएस की कोचिंग मिलती है। तो मैं 3 मंथ्स के लिए वहाँ चली गई, और मैंने जीएस का कोचिंग किया 3 मंथ्स के लिए। फिर मैं वापस घर आ गई, और उस टाइम से लेके घर पे ही थी। और ऐसा था कि आप मतलब घर पे होने के बावजूद आप ऐसा नहीं सोच सकते कि घर पे आपको सारे कंफर्ट्स मिलेंगे। खाना टाइम से मिलता था, सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद भी जॉइंट फैमिली होने के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। उस प्रॉब्लम्स को भी आपको टैकल करना होता है। देखिए, आपको हर जगह एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों मिलेंगे। घर में हो तो आपको अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा सब कुछ मिलेगा, लेकिन जॉइंट फैमिली होने, आपके प्रॉब्लम्स हो गए। हाँ, उनको मैं इग्नोर नहीं कर सकती। अब मैं पढ़ाई कर रही हूँ, कुछ अगर हो रहा है तो मैं उनमें जाके इन्वॉल्व हो रही हूँ, वो चीज़ मुझे मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये भी एक था। तो मैंने अपने जर्नी में दोनों देखा है। मतलब फिजिकली मैं इल थी, वो भी देखा है, और मेंटली मैं एक टाइम के लिए इल थी, वो भी देखा है। तो मैं ये बोलना चाहूंगी, मैंने ऑल ओवर सब कुछ फेस किया है, और किसी भी चीज़ ने मुझे हराया नहीं। मैं उसके बावजूद, मेंटल इश्यूज के बावजूद भी मैं एंड तक लड़ी। एग्जाम देने गई 20 का, तो 20 के एग्जाम के पहले मैंने आईएएस के लिए पूरा 100% प्रिपेयर किया था। मुझे लगा मैं आईएएस ही अब सीरियस अटेम्प्ट दूंगी। तो आईएएस के लिए जब मैंने दिया, तो उन लोगों ने रेलवेज की सीट उठा ली, मतलब उसी निकाल दी 2020 में। तो कट ऑफ बहुत हाई चली गई, मेरे 245 आ रहे थे। मुझे लगा मेरा आईएएस प्रीलिम्स हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। देखिए, मैंने गेट के लिए पढ़ाई नहीं की, सिर्फ आईएएस के लिए की, वो भी चला गया। तब से 20 दिन बचा हुआ था गेट का। तो मैंने डिसाइड किया अब मैं क्या करूँ, गेट का रिवाइज करूँ या टेस्ट सीरीज लिखूँ। तो मैंने सिर्फ 2 ही टेस्ट सीरीज लिखी है। इनिशियल में एक टेस्ट सीरीज लिखी जिसमें मुझे 59 आया। फिर मैंने क्या किया, सोचा अब मैं पूरा रिवाइज कर दूँ। रिवाइज करने के बीच में एक बार मुझे 71 एक टेस्ट सीरीज में आया। मैंने बोला इतना काफी है कॉन्फिडेंस के लिए, अब मैं जाके गेट लिख सकती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स में 71 अच्छे मार्क्स है। हाँ, पर 2 ही टेस्ट सीरीज लिखे थे। लोग 20-30 टेस्ट सीरीज भी लिखते हैं, पर मैंने फोकस अपने रिवीजन पे किया, अपने कोर रिवीजन पे किया। वैसे तो आईएएस के दौरान हम लोग सेम ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा लाइटली पढ़ते हैं, और गेट में हम थोड़ा डीप पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल और वो थ्योरेटिकल थोड़ा ज्यादा होता है। तो मैंने बस रिवाइज कर लिया ज्यादा अच्छे से, टेस्ट सीरीज पे ज्यादा फोकस नहीं किया, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। लेकिन मैं दूसरे लोगों को बोलूंगी वो दोनों ही करें। फिर मैं जाके जब गेट एग्जाम में बैठी, तो क्योंकि मेरे कुछ मेंटल इश्यूज भी थे,
तो मुझे सेटल डाउन होने में ही 10 मिनट लग गया। एग्जाम चल रहा है, बच्चे लिख रहे हैं, मैं सेटल डाउन हो रही हूँ। फिर 10 मिनट बाद पेपर चालू किया, फटाफट जितना हो पाया किया। उसके बाद मेरी रैंक जो है वो 560 आई। और उसी दौरान मैंने इसरो के भी एग्ज़ाम लिखी थी, तो इसरो का भी रिटन क्लियर हो गया था। तो मतलब गेट के रिजल्ट के बाद मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, एक तो इसरो था और दूसरा मेरे पास ये IITs में जाने का एक मौका था 560 रैंक से। तो मैंने फिर IIT बॉम्बे का RA फिल किया, IIT मद्रास का MS फिल किया, और मुझे IIT रुड़की में TA कैटेगरी में मिल रहा था। तो मैंने IIT बॉम्बे को चूज़ किया क्योंकि ये मेरा ड्रीम कॉलेज है। पहले ही मैंने इसके बारे में सोच रखा था कि मुझे MTech करना है तो IIT बॉम्बे से करना था। तो मुझे लगा कि मेरा ड्रीम ही पूरा हो गया। कब पता चला था आपको IIT बॉम्बे के बारे में? हाँ, मुझे IIT बॉम्बे के बारे में मेरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पता चला था। मेरी एक फ्रेंड थी, उसके भाई को IIT बॉम्बे मिली थी। मुझे इतनी इन डेप्थ नॉलेज नहीं थी कि कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच अच्छी है, कहाँ जाना चाहिए। बस मुझे ये सुन लिया था IIT बॉम्बे बहुत अच्छी कॉलेज है, ये दिमाग में मेरे बैठ गया था कहीं ना कहीं। और मेरे कोचिंग के दौरान भी जब भी मैं सोचती थी कि कौन से कॉलेज में जाना है तो बस IIT बॉम्बे का ख्याल आता था। वो कूल कॉलेज है, मुझे उसमें जाना है हर हाल में। ये नहीं पता था क्यों जाना है, बस जाना है। और वो जो दीवार थी एस की, जो रूम्स में मैं रहती थी, उसके हर दीवार के हर जगह पे लिखी हुई थी IIT बॉम्बे, IIT बॉम्बे, IIT बॉम्बे। चिल्लाया नहीं आपको? नहीं, मैं लिख दी थी, जब तक मैं निकल के जाऊंगी तब देखेंगे, तो ऐसा। लेकिन कैसा है कि मैं सुबह उठती थी तो उसी चीज को देखती थी, रात को सोते वक्त भी वही देखती थी। तो मेरे माइंड में एक फोकस था, मैं इस कॉलेज के लिए पढ़ रही हूँ, मुझे जाना है हर हाल में। तो ऐसा काइंड ऑफ था। तो सुबह उठने के बाद ही आपको सोचना है IIT बॉम्बे के बारे में, रात को सोते वक्त आपको सोचना है, बीच में बस आपको पढ़ाई करनी है। मतलब पढ़ाई क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त IIT बॉम्बे जाना है, बार बार ये नहीं सोचना है? नहीं, ये नहीं था। और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि जब मैंने कोचिंग स्टार्ट की थी, तो अभी कैसा है ना, अभी का जो सोशल मीडिया है वो इतना ज्यादा हो चुका है कि लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही व्हाट्सएप देखने लगते हैं। मैंने क्या किया था कि मैं भी बचपन से बहुत फ्रेंड सर्कल्स में रही थी, मेरे बहुत फ्रेंड्स है, इतने कि मेरे घर वाले परेशान हो जाते थे। तो मैं जब कोचिंग के लिए गई उसके पहले ही मैंने अपना जो पुराना नंबर है उसको बंद किया था और एक नया सिम कार्ड लिया था जिसमें सिर्फ मेरे मम्मी पापा का कांटेक्ट था, और मैं बस उनसे बात करती थी और बस पढ़ाई करती थी। कैसा होता है ना कि आप दोनों चीजें कर सकते हो, बहुत लोग कर सकते हैं, मैं ऐसा मना नहीं करूंगी। लेकिन मुझे लगा था कि क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैं बहुत भूल चुकी हूँ, मुझे बहुत टाइम चाहिए इसको करने के लिए, तो अगर मैं साथ में व्हाट्सएप भी चलाऊं और ये भी करूं तो शायद दोनों मुमकिन नहीं हो पाएगा। और जो आपको अच्छे दोस्त होते हैं वो भी आपको सपोर्ट करेंगे कि तू ब्रेक ले ले, तुझे जो करना है तू फुलफिल कर, हम लोग तेरे लिए इंतजार कर रहे हैं। तो मैंने 1 साल का पूरा कंप्लीटली उनसे ब्रेक लिया, मैंने ये चीज अचीव किया, फिर मैं उनके पास गई। आज हम उसी लेवल पे फ्रेंड है जो पहले थे, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा और अच्छा हो गया। वो मेरे नाम लेते हैं कि देखो अंडू ने ऐसा किया है वगैरह। तो अब मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप दोनों मैनेज कर सकते हो तो आप दोनों कर सकते हो, लेकिन अगर आप लग रहा है आपका टाइम वहां जा रहा है सोशल मीडिया में, बस 1 साल की बात है। हाँ, क्योंकि 10 घंटे का कोचिंग है, हाँ, उसके बाद तुम्हें सेल्फ स्टडी करना है, हाँ, 10 सब्जेक्ट करना है, 10 महीने ही है, हाँ, तो टाइम बहुत कम है। हाँ, करेक्ट। और ये सबसे पहले अगर तुम रियलाइज करोगे तो फायदा ही होगा, हाँ, नुकसान तो होगा नहीं अगर तुम कट आउट होगे तो। और जो भी तुम्हारे एक्चुअल दोस्त है वो तुम्हारा भला चाहेंगे तो वो तुम्हें कभी रोकेंगे नहीं, ऐसा क्यों कर रहा है, तुम्हें ज्यादा भाव आ गया है क्या? ऐसा सब नहीं, होगा नहीं। आप एकदम सही बोल रहे हो। और मुझे ये भी बताओ कि IIT बॉम्बे में आके आपको कैसा लग रहा है? आपने कभी हॉस्टल लाइफ देखा था क्या? हाँ, ये एक अच्छी क्वेश्चन है क्योंकि सच में मैंने हॉस्टल लाइफ नहीं देखा था। मैंने बीटेक के क्योंकि यहाँ दौरान का हॉस्टल लाइफ और जो नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज का हॉस्टल लाइफ होता है वो बहुत ही अलग है। हाँ, मैं भी हॉस्टल में रहा हूँ इंजीनियरिंग में, हाँ, पर यहाँ पे कोई टोटली डिफरेंट है, वो आप बता दो। हाँ, आपने तो दोनों लाइफ देखी है, मैंने हॉस्टल लाइफ पहली बार देखी है। मैं घर से ही बीटेक में जाती थी आती थी, यहाँ आने के बाद मैंने नाइट लाइफ देखी कंप्लीटली। मतलब आप रात को, जब मैं फर्स्ट टाइम इस हॉस्टल मतलब कॉलेज में आई, मैं क्वारंटीन थी, और मैं जब रात को 2 बजे अपने पर्दे को हटा के देखी तो सारे फ्लोर्स के लाइट जल रहे हैं, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं या तो कुछ कर रहे हैं। जब मैं बाहर आई क्वारंटीन से, मैंने देखा 2-3 बजे तो कोई फैक्ट्री नहीं है, 2-3 बजे तो यहाँ का दिन है। और रात भर आइदर कोई लैब में है, आइदर कोई कैफेटेरिया में खा रहा है, आइदर कोई खेल रहा है। मतलब यहाँ पे जिंदगी रात और दिन कुछ है ही नहीं, बस आपको जो जिस टाइम पे करना है आप कर सकते हो। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पे कि आपकी कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है, आपको जब मन तब सोना है, ब्रेक लेना है आप ले लो, आप फिर जब से कंफर्टेबल हो आप पढ़ाई करो।
लैब चले जाओ, सब कुछ खुला हुआ है आपके लिए, कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हो, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ये चीजें मैंने कभी नहीं देखी थी, जो मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। और यहाँ पे कनेक्शंस आपके कैसे बने हैं? हाँ, तो यहाँ पे एक्चुअली आप जिस डिपार्टमेंट में, जैसे मैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स में हूँ, ऐसा ही नहीं है कि मेरे सारे फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के ही है। मेरे फ्रेंड्स सॉम के हैं, इकोनॉमिक्स के है, फिजिक्स डिपार्टमेंट, मेटा डिपार्टमेंट, मतलब आप यहाँ पे वैरायटी ऑफ लोगों से मिल पाते हो, दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों से मिल पाते हो, उनके आइडियाज ले पाते हो। जैसे HSS बोल के एक डिपार्टमेंट है, तो साइकोलॉजिस्ट के बारे में भी आप जान सकते हो। साइंस एंड अर्थ की भी मेरी फ्रेंड है, तो उसके बारे में भी जान सकते हो। मतलब आपको एक वर्सेटाइल लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। तो मतलब आपको सिर्फ आपके इलेक्ट्रिकल डोमेन में ही ग्रोथ नहीं हो रही है, आपके बहुत सारे अलग अलग चीजों में ग्रोथ हो रही है, जो कि आपको इतने सारे लोगों से मिलके आपको मिलेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है कि आप यहाँ पे आने के बाद आप सबसे मिलो, सबसे दोस्ती करो, उनके भी चीजें सीखो, अपने चीजें उनको सिखाओ। क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्टेंट यही है कि प्रोफेसर तो क्लास में सिखाते हैं, आपको क्या करना है, आपको पीयर लर्निंग करनी है, आपको दोस्तों के साथ बैठना है, फिगर आउट करना है कि ये कैसे हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से ही आप ज़्यादा सीख पाओगे। मैं जैसे मेरे फ्रेंड है, जो लैब में फ्रेंड है, यहाँ फ्रेंड है, उन्हीं के साथ बैठ के मैं सब्जेक्ट्स पढ़ती हूँ, असाइनमेंट्स का डिस्कस करते हैं, सब कुछ, कोई डाउट होते उन्हीं से क्लैरिटी आ जाती है। तो और ऐसे मेरे हिसाब से अगर कोई एस्पिरेंट अपने कॉलेज के टाइम, इंजीनियरिंग के टाइम पढ़ाई करेगा अपने दोस्तों में, हाँ, तो कॉलेज के साथ ही कोई एक गेट एग्जाम भी क्रैक कर सकता हाँ, है। करेक्ट। हम कॉलेज में कभी दोस्तों के साथ बैठ के पढ़ाई के बारे में सोचा ही नहीं था। कुछ क्वालिटी डिस्कशन करते ही नहीं थे। हाँ, हम अननेसेसरी चीजों पे डिबेट करते थे। यहाँ पे हाँ, भी अननेसेसरी चीजों पे डिबेट होगा, हाँ, पर जब भी कुछ काम होता है तभी भी लोग उतना ही इक्वली हाँ, इन्वॉल्व होते हैं। करेक्ट, करेक्ट, सही बोला आपने कि यहाँ पे हर वक्त लोग रहते हैं। मतलब मस्ती करते टाइम भी आप इन्वॉल्व रहो और आप पढ़ाई के टाइम पे भी इन्वॉल्व रहो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मस्ती ही एक साथ किया, पढ़ाई भी एक साथ करते हैं। मतलब विदाउट ग्रुप डिस्कशन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे सर्वाइव किया जा सकता है। बहुत कम लोग होंगे जो उनको वो पसंद है तो वो कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम जो मैं करती हूँ, जो मेरे फ्रेंड कर रहे हैं, अगर कल क्विज भी है तो आज रात को बैठ के डिस्कस करेंगे। तो ऐसा इन्वायरमेंट है जो कि अच्छे है, उनकी आइडियाज हमें मिल पाती है, मेरी आइडियाज को उनको शेयर कर पा रही हूँ। तो मान लीजिए अगर कोई सॉफ्टवेयर सीखना है तो आप बार बार किसी टीचर के पास नहीं जा सकते, सर मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता। आप कुछ लोगों जो पहले से सीनियर्स को पता है, आप सीनियर्स को अप्रोच कर सकते हैं। जो मेरे लैब में PhD के जो लोग हैं, मैं उनसे जाके पूछ सकती हूँ कि आप थोड़ा इसमें हेल्प कर दो। तो यही है बेसिकली, आपको एक दूसरे से ही सीखना है। अगर आपको कोई सीनियर है, उस फील्ड में काम कर चुके हो, आपको सीनियर के पास अप्रोच करना है, सर के पास आपको मिनिमम टाइम पे अप्रोच करना है। ऐसा नहीं कि बार बार जा सकते हो, जा सकते हो। एक्चुअल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लोगों को बताना। लोगों को लगता है कि मैं IIT बॉम्बे इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि IIT का प्रोफेसर मुझे फीड करने वाला है, सब स्पून फीडिंग होगा यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से, उसका जो भी नॉलेज है वो मुझे देने वाला है। वैसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इवन जो प्रोफेसर्स होते हैं मेरे हिसाब से IITs के, वो बहुत ही बेहतरीन रिसर्चर्स हैं, पर बहुत ही बेहतरीन लेक्चरर्स है, ऐसा बोल नहीं सकते एकदम सारे प्रोफेसर्स के लिए। मैक्सिमम जो चीजें सॉफ्टवेयर लर्निंग जैसे आपने बताया, मैंने भी अपने सारे सॉफ्टवेयर PhD जो होते हैं हमारे लैब में, उन्हीं से सीखे हैं। ये एटीट्यूड अगर मेरे हिसाब से इंजीनियरिंग के टाइम ही लोगों में आ गया, तो बाकी कॉलेजेस में भी IITs के लेवल की पढ़ाई होगी। करेक्ट। पर हमें हमेशा सोचते हैं कि टीचर मुझे ये बता रहा क्यों नहीं है। हम टीचर के पास ही जाते हैं, टीचर ने क्लास में ऐसा क्यों नहीं पढ़ाया, ये स्किप क्यों कर दिया ये पोर्शन। यहाँ पे अगर कोई स्किप कर देता है, हमारे पास हिम्मत नहीं है टीचर प्रोफेसर को जाके बोल पाए सर आपने क्यों नहीं पढ़ाया। हमें खुद से वो बुक लेके या वीडियोस देख के वो हमें सीखनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि IIT में आने के बाद आप सिर्फ IIT के ही कंटेंट पढ़ते हो, इस IIT के ही। हम दूसरे और भी कंटेंट्स देखते हैं जो दूसरे IITs के हैं या दूसरे किसी फॉरेन इंस्टीट्यूट में वो डाले गए हैं, उसको भी हम सीखते हैं। ऐसा नहीं कि ये सैचुरेटेड है, इसके बाद आपको और कुछ एक्स्ट्रा आपको बाहर से नहीं लेना है। हम लोग भी लेते हैं बाहर से नॉलेज, हम यहाँ का भी सीखते हैं, बाहर का भी कंटेंट लेते हैं। तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज में भी अगर हो तो आप बिल्कुल ऐसा ना सोचो कि इस कॉलेज से कुछ नहीं हो सकता। आप सारे वीडियोस उठाओ, कंटेंट्स लो, सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। बिल्कुल। तुम बता ही नहीं सकते कि मैं IIT से नहीं हूँ इसलिए मैं गेट एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, अभी के टाइम पे नहीं बता सकते। हाँ, ये तो एकदम करेक्ट है। और अब कोच ऐसे भी हो गया है कि अभी गेट के लिए भी बहुत आसान हो गई है कि अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही हैं। अभी आप चाहो तो एट ए टाइम 2-3 लेक्चर्स भी देख सकते हो, आपको ऑनलाइन बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। तो अभी मुझे लगता है कि गेट के लिए बहुत जर्नी आसान। हमारे टाइम पे ऑनलाइन कुछ भी नहीं था। मैंने जब कोचिंग किया था, कोचिंग स्टार्ट की थी, मेरे टाइम पे ऑनलाइन सच में नहीं था। पैसे थे मेरे पास, लेकिन ऑनलाइन कोई कंटेंट नहीं था। और ऑनलाइन सस्ता है ऑफलाइन से। हाँ, ऑनलाइन बहुत सस्ता है
और आपको 10 घंटा कंटिन्यूस बैठने की जरूरत हाँ। नहीं है। जैसे तुम्हारा अगर हाथ दुख रहा हाँ, है हाँ। तो भी तुम्हें आके वहां पे बैठना हाँ, पड़ेगा। हाँ, तो अगर correct। तुम्हारा आज हाथ दुख रहा है तो बोलोगे चलो आधा घंटा मैं इसे रेस्ट देती हूँ, हाँ। आधे घंटे बाद स्टार्ट करूंगी। और Correct। वो ऑप्शन ऑफलाइन में अवेलेबल ही नहीं है। करेक्ट। तो ऑनलाइन हर केस में हाँ, बेहतर है। बेहतर है। हाँ, और ऐसा भी था कि हमें कोचिंग करने के लिए जिस जगह पे गए हैं वहाँ एक्स्ट्रा रूम के चार्जेस, जैसे मैं जिस जगह पे थी 11,000 रुपीज एक सिंगल रूम का था, खाने वाने का लेके, तो आपको उसकी फीस नहीं भरनी पड़ेगी। आप डायरेक्टली आप घर पे बैठ के वीडियोस देख सकते हो, आपका टाइम सेव हो रहा है, आपको घर का खाना मिल पा रहा है। तो हर तरीके से अभी बेहतरीन हो चुकी है, बहुत आसान। मैं तो ये बोलना चाहूंगी बहुत आसान हो चुकी है। आप माँ बाप से दूर जाते हो तो वो भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको घर का हर चीज मिल रहा है, बस आपको फोकस होकर पढ़ाई करना है। अगर आप उतना कर सकते हो तो आपके लिए जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। ये है। तो थैंक यू अनु हमारे इस वीडियो में आने के लिए। और मेरे हिसाब से ये वीडियो से बहुत लोग मोटिवेटेड हो गए और उन्हें एक डायरेक्शन मिलेगी। और गेट 2023 के लिए अभी प्रिपरेशन लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको इस चैनल पे लाना चाहता था, क्योंकि रिजल्ट्स के बाद बहुत लोग डिमोटिवेट होने वाले हैं। तो अभी मैं हाल ही के दिनों में ये वीडियो डाल दूंगा। थैंक यू सो मच। और लास्ट में ये ऐड करना चाहूंगी कि जब मेरा 2019 में नहीं हुआ था रिजल्ट, मैंने जब मार्क्स देखा था उसके 2 दिन बाद मैंने डबल एनर्जी के साथ स्टार्ट की थी। और मुझे लगा था, मुझे हार्ड तब भी नहीं मारना था, और मैंने एक पल के लिए भी ना ही मेरे आंखों से आंसू आए थे और ना ही ये फील हुआ था कि मुझे नहीं हो सकता। मैंने दुगनी एनर्जी के साथ स्टार्ट की और मैं आज यहाँ पे हूँ। तो मैं ये बोलूंगी अगर जिसका नहीं भी हो रहा है वो डबल एफर्ट के साथ स्टार्ट करे, और उसका होगा ही, क्योंकि ये दुनिया जो है इंसानों की बनाई हुई दुनिया है। तो अगर हम वो कर्म करेंगे तो हमें मिल जाएगी। और किसी ने भी अभी तक किया है तो वो अचीवेबल है। हाँ, करेक्ट। और आपके कुछ आगे कुछ गोल्स हैं, अगर आप शॉर्ट में बताना चाहते हो। हाँ, थैंक यू ये पूछने के लिए, मुझे अच्छा लगा। हाँ, एक्चुअली एनालॉग मुझे पसंद है, तो मैं ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हूँ, आई थी मैं इसीलिए। पढ़ाई के साथ साथ मुझे मेरा क्लास 11 में ही एक ड्रीम था कि मुझे देश के लिए भी कुछ करना है। तो मैं अभी 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में हूँ। मतलब मुझे ये है कि मुझे ये स्पोर्ट्स कंटिन्यू करना है और फ्यूचर में मुझे ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना है। आपके कुछ अगर आपके पास होंगे फोटोज तो हाँ, मैं वो डाल दूंगा। हाँ, मेरे पास है फोटोज। मैं चाहूंगी सबको दिखाना चाहूंगी कि मैं IIT बॉम्बे में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं कर रही हूँ, मैं साथ में शूटिंग का भी प्रैक्टिस करती हूँ, ताकि मैं वो स्पोर्ट्स को भी कंटिन्यू कर सकूँ और पढ़ाई को भी कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ूँ, ताकि जब यहाँ से मैं प्लेस्ड हो जाऊँ तो मेरा नेक्स्ट काम रहा है कि मैं नेशनल्स निकाल के मैं ओलंपिक्स के दरवाजे तक पहुँच। तो अल्टीमेट गोल आपका ओलंपिक्स यस में इंडिया को रिप्रेजेंट करना। पक्का, और हो पाए तो मैं एक मेडल लाना चाहूंगी इस देश के लिए। और वो कितना लंबा जर्नी होता है जनरली अगर आप नेशनल्स निकाल देते हो, हर साल दिसंबर में होती है, तो जैसे आपने नेशनल्स अगर निकाल दिया तो फिर आपको कंट्री से सपोर्ट मिल जाएगी, आप इंटरनेशनल गेम्स खेल सकते हो। बस नेशनल्स निकालने की देरी है, वो 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, मैं ये तो नहीं बता सकती वो कब निकलेगा, लेकिन जितना भी टाइम लगे मैं इसको देना चाहती हूँ। और आपका भी एज क्या है, अगर एज बता सकते हो? हाँ, जरूर बता देनी। जरूर। मेरी एज 29 है, लेकिन मैंने इस एज में भी आके मैंने एक दूसरी मतलब अल्टीमेट गोल सेट कर ली है। मैंने अपनी दूसरी गोल सेट कर ली है। बोलते हैं ना, इट्स नेवर टू लेट टू सेट अ गोल। तो मैं अभी भी सपने देखती हूँ, और ओलंपिक्स करने के बाद मैं आशा करती हूँ कि मेरे और भी दूसरे सपने हो, क्योंकि मुझे लगता है इंसान जिंदा तभी है जब उसके पास एक सपना है। मेरे पास सपना है, मुझे सिक्योर होने के लिए तुम इस दुनिया में पैदा नहीं हुए हो। वही सिक्योर हम तभी होंगे जब हम इस धरती से ऊपर चले जाएंगे। हाँ। तो मुझे वो नहीं होना है, भूचाल ही भूचाल हो जिंदगी में, तो वही जिंदगी है। तभी वो एकदम अल्टीमेट लेवल की स्टोरी तुम बिल्ड कर रहे हो। हाँ। जिसे देख के लोग भी मोटिवेट हो गए। यस। तो थैंक यू, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आप भी गेट एग्जाम की कोचिंग करना चाहते हो, आप एस एकेडमी से कोचिंग ले सकते हो। उनके भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है। मेरे हिसाब से मैं लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, क्योंकि लोग अपना खुद का टाइम टेबल बना सकते हैं, अपने हिसाब से सारा चीज़ कर सकते हैं। हमें लाइव लेक्चर में भी प्रोफेसर पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, ऑफलाइन में भी प्रोफेसर पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, पर रिकॉर्डेड में तुम सब कुछ अपने हिसाब से कर सकते हो। रिकॉर्डेड लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, बाकी ऑफलाइन लाइव का भी होगा, वो आप पे आपको करना है। तो इतना ही था इस वीडियो में। हम फिर मिलेंगे इस वीडियो के साथ। टिल देन।
देख पूरे गेम को संभाला कौन, ज्वाला ज्वाला डॉलर डॉलर देख लाया कौन, ज्यादा देख ज्यादा सुन मत ज्यादा बोल, गली गैंग कश्मीर से है ज्यादा कोल्ड, पैसा गिन बड़ा बिंग बड़ा बड़ा बूम, चिलम एक चिलम दो बड़ा बड़ा बूम, टर्न इट अप सीधा लाउड चल बड़ा सुन, जी वर्ल्ड वाइड चल जगह चुन।